आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले हेडलाइन से। पहला हेडलाइन जो है आपका वो पीएम मोदी के विजिट से आपका कहाँ पे, यूके और मालदीव में। तो अभी उन्होंने कहाँ पे विजिट किया आपका रिसेंटली, यूके आज उन्होंने विजिट किया है। तो यूके विजिट करने के पीछे उनका रीजन क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट आपका ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड डील पे बात होगा। एंड मल्टीपल जो आपके बहुत सारे जो क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे आपका रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वॉर एक सिचुएशन जो आपको मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो उन सारी एरिया पे भी डिस्कशन होगा। तो लेट्स सी आगे क्या क्या उसमें कंक्लूड होकर निकलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो है आपका पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन जो आपका चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसमें काफी ज्यादा आपने देखा होगा कंटिन्यूसली इसमें अपोजिशन का जो है जो भी डिसरप्शन आ रहा है। तो कौन कौन से ऐसे इशू है जिसपे आपको उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हमें उसमें पॉलिटिकल जो एंगल है उसको नहीं देखना, हमें ये समझना है कि उसमें इंपॉर्टेंट एरिया क्या क्या है जो कि एग्जाम के लिए, किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक तो कल आप लोगों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक इशू था, दूसरा आपका SIR को लेके, ठीक है। तो ये SIR क्या है आपका, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, जो कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है रिसेंटली, तो उसमें जो आपके इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें चेंजेस करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें ये है कि आपका जो लोग इसमें वापस से वेरिफिकेशन की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात की जा रही है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म डालने की बात हो रही है। तो इसमें दो चीजें निकल के आ रही है, एक तो कि इसको परमिशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस ये चीज प्रोसेस करने के लिए। दूसरा ये है कि इसमें जो है दूसरा मेरिट डिमेरिट दोनों है। एक तो मेरिट ये है कि इससे क्या होगा कि जो आपके फेक वोटर है उनके जो नंबर है वो कम हो जाएंगे, बट दूसरा एंगल ये भी है कि इसको जो इम्प्लीमेंट करने में ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है माइग्रेंट है जो कि दूसरे स्टेट में रह रहे हैं अभी, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कर सबमिट करने में या फिर इस पूरे लेंदी प्रोसेस को प्रोसीड करने में इनको काफी लंबा टाइम लग सकता है। और लिटरेसी रेट का भी एक एंगल आ रहा है। तो ये सारे जो इशू है इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो इसीलिए अपोजिशन इसको बार बार डिबेट के लिए और ये प्रोटेस्ट पे हो रही है। नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को लेके है, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि 6 फोल्ड इन लास्ट 10 ईयर, 10 साल में क्या हुआ इसमें, काफी ज्यादा मुनाफा हुआ, काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है, एक और जो आपका एरिया है वो है कि मोबाइल फोन प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकेंड रैंक है। और ये लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जो आपका थर्ड न्यूज है, इलेक्शन कमीशन क्या करने वाली है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको इनिशिएट करने वाली है, क्योंकि आपको रिसेंटली पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने क्या किया, रिजाइन दिया है। और कल ही मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था जिसका क्वेश्चन मुझे नव्या ने दिया था, और एक आपका एक और स्टूडेंट जो कि PCS एस्पिरेंट है उन्होंने आंसर दिया था, और बहुत करेक्ट आंसर दिया था उन्होंने। मैंने पूछा हुआ था आप लोग कि रिजाइन कौन से आर्टिकल में आता है, VC का रिजाइन कौन से आर्टिकल में आता है, तो 67A में आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसी में ये है कि हम लोग देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है, जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें कौन कौन कंप्राइजेस होते हैं, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं और राज्यसभा के मेंबर बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट वाले में देखोगे तो नॉमिनेटेड जो एक्सक्लूडेड होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इंक्लूडेड होते हैं। और ये क्योंकि इन्होंने रिजाइन दिया है तो विद इन 60 डेज जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना होता है और वाइस प्रेसिडेंट को चुनना होता है, ठीक है। तो आर्टिकल इससे कौन सा रिलेटेड है आपका, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 63 है। और क्वालिफिकेशन अगर पता है तो आपको इनका एज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और दूसरा एज जो है आपका 35 होना चाहिए। थर्ड राउंड जो है आपका पीस टॉक चल रहा है किसका, रसिया और यूक्रेन का। और कहाँ पे चल रहा है, इस्तांबुल में चल रहा है। तो ये प्लेसेस एंड न्यूज में आपका आ सकता है, इस्तांबुल कहाँ पे आपका, टर्की में है। नेक्स्ट न्यूज जो है आपका इंडिया की इकोनॉमी को लेके है। और अगर रिसेंटली अगर आपको याद हो तो नीति आयोग का भी एक डेटा आया था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात की गई थी, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि किसी कंट्री को सरपास करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक और डेटा रिलीज हुआ, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाय 2028, ठीक है, 2028 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात हो रही है। और इसमें जो आपका कितना हो जाएगा, $10.0 ट्रिलियन बाय 2035। तो ये कुछ आंकड़े हैं। और ये आप खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, या फिर आपको वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं कि क्या टारगेट है, थर्ड लार्जेस्ट कब तक बनेगा, तो 2028 तक का है। और ये रिपोर्ट जो है आपको किसने दिया, मॉर्गन स्टैनली जो है, ठीक है,
उसने रिपोर्ट रिलीज किया और इसके अकॉर्डिंग क्या आपका 5 स्टेट के बारे में और जो है उसके बारे में डेटा रिलीज किया गया, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका विल हैव द इकोनॉमी ऑफ नियरली $1 ट्रिलियन, ठीक है। और ये 20 ग्लोबल इकोनॉमिक्स बिटवीन 2030 से 35 के बीच में हो सकता है। तो ये स्टेट याद रखना कि कौन कौन से स्टेट को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट दिया है। इसमें आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका है। नेक्स्ट न्यूज है आपका चेस से रिलेटेड। कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी फाइनलिस्ट जो है वो चूज हो गई। फाइनल में कौन पहुंचे अभी? इंडिया की दिव्या देशमुख, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी आपको याद रखना है, ये कौन से स्पोर्ट्स से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये दिव्या देशमुख आपको चेस से रिलेटेड है। उन्होंने चाइना की जो तानजियोंग ही, ठीक है, गेम टू फिडे जो आपका, उसमें उन्होंने क्या किया, उनको डिफीट किया है और अपना फाइनल में जगह बनाए, ठीक है। और ये फाइनल कहाँ पे हो रहा है? ये प्लेसेस इन न्यूज में आ सकते हैं। बातूमी जो है आपका कहाँ पे? जॉर्जिया में, ठीक है, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। तो वहां पे आपका ये चल रहा है टूर्नामेंट। नेक्स्ट फाइनलिस्ट का भी वेट हो रहा है, देखते हैं कि नेक्स्ट फाइनलिस्ट आपकी कौन जाती है, क्योंकि हम्पी कुनेरी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती है, वो भी आपका इसमें अभी उनका फाइनल होने वाला, सेमीफाइनल होने वाला। सेमीफाइनल के बाद पता चल जाए सेकेंड फाइनलिस्ट कौन बनती है। चाइना ओपन सुपर 1000 चल रहा है आपका, ठीक है, जिसमें पीवी सिंधु ने किसको डिफीट किया? चाइना की प्लेयर की, जो कि वर्ल्ड नंबर 6 की प्लेयर है। नेक्स्ट न्यूज है आपका पर्सनैलिटी न्यूज, जो कि आपको पूछा जा सकता है। विश्व के प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तिगत हैं, कौन है? पद्मश्री जिनको सम्मानित रत्न थियम, ठीक है। तो रत्न थियम ही आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन है। ये आपको थिएटर से रिलेटेड पर्सनैलिटी है। अभी जिनका बीमारी की वजह से क्या हो गया, निधन हो गया। तो इनका कौन कौन सा ऐसा थिएटर, कौन सा इनका वर्क है जो कि हो सकता है पूछा जाए। तो एक चक्रव्यूह है, उत्तर प्रियदर्शी है, ठीक है, चिंगलोन है, ठीक है, मापन, दापन, इस तरह की कुछ चीजें पूछा जा सकता है। दूसरा जो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ अवार्ड आपको पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अवार्ड है, कौन सा कंट्री से दिया जाता है। तो इनको 1987 में जो है एडनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में फ्रिज फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था। तो आपको फ्रेंच फर्स्ट जो अवार्ड है यही पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपका थिएटर से रिलेटेड है। इनको 1989 में क्या मिला था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1987 में इनको इससे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। और मणिपुर सरकार ने भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, ठीक है। अब ये बहुत सारे स्कीम आपके न्यूज में चलते रहते हैं। जैसे आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको उड़ीसा का एक स्कीम था जो कि मैंने बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो कौन सा स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने वुमेन्स की हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया था। अब ये महालक्ष्मी स्कीम है, ठीक है, जिसमें 200 करोड़ का स्कीम है, जिसमें फ्री बस राइड की बात की जा रही है। कौन से स्टेट ने किया है? तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट न्यूज आपका है ओवर 2 लाख लाइफ स्टॉक ऑफ फार्मर्स ज्वाइन वर्चुअल अवेयरनेस ड्राइव, ठीक है, चेयर्ड बाय द एमओएस प्रोफेसर एसपीसी बागेल। तो ये 16 स्टेट में जो आपको लाइफ स्टॉक प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जाएगा, 16 स्टेट और यूटीज में। लेकिन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि लाइफ स्टॉक जो है इसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है। तो इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्री माना जाता है पशुपालन में, ठीक है। अब जो लाइफ स्टॉक में है उसमें जीडीपी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो 12.99% जो है वो जीडीपी में हमारा जाता है लाइफ स्टॉक से। एम्प्लॉयमेंट कितना इससे जनरेट होता है? तो 8.8% जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और अगर आप देखोगे तो मिल्क प्रोडक्शन में मैंने बताया, ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन आपका मिल्क का होता है तो इंडिया में टॉप रैंक 1 है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और जो पशुपालन है वो आपका जो वो एक तरह का बिगेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया को। और इसमें क्या क्या चीजें बात की गई है, जैसे कि आपको एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, उसके अलावा फिशरीज की बात की गई है, डेयरी फार्मिंग की बात की गई है, और पंचायती राज में इसको इंक्लूड करने के लिए तो जो अवेयरनेस है वो फैलाने की बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया का अभी भी बहुत सारे पॉपुलेशन जो इस पर डिपेंडेंट है। इसमें 2 लाख लाइफ स्टॉक फार्मर्स होंगे, कनेक्ट करेंगे किससे? 4000 सीएससी से। और 16 स्टेट को कवर कर, तो इसमें
आपको डेटा पूछा जा सकता है कितने स्टेट को कवर करवाया गया है, तो 16 करवाएगा। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका सूडान क्राइसिस चल रहा है। सूडान क्राइसिस अगर आपको पता है तो 2013 से ही चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। 2013 से चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम आपको जो है वो वायलेंस वगैरह हो रहा है। तो सूडान के बारे में जो है आपको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सूडान जो है आपको थर्ड लार्जेस्ट अफ्रीकन नेशन में आता है, और ये थर्ड लार्जेस्ट है। और इसके अलावा जो सूडान है वो आपको काफ़ी प्रॉस्पेरस माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। आपको यहाँ पे गोल्ड रिजर्व मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चरली बहुत ही आपको अच्छा कंट्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाइल रिवर बहती है, तो उसके उसका बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा ऑयल रिच भी माना जाता है। और यहाँ पे कुछ एरिया है, कुछ प्लेसेस इन न्यूज़, आप जैसे कि आपको पूछा जा सकता है 2-4 दिन पहले भी कॉर्फोडोफेन जो है, ठीक है, कॉर्टोफेन, ये न्यूज़ में आया था, जिसका किससे कनेक्शन है आपका? सूडान से कनेक्शन है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो सूडान से किस तरह का कनेक्शन रहा है, तो 2023 में इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया हुआ था। तो ऑपरेशन कावेरी आपको पूछा जा सकता है कौन से कंट्री के लिए हमने लॉन्च किया था। और 2023 में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो क्राइसिस हुआ था तो बहुत सारे इंडियन यहाँ पे फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी किया गया था। और जो सूडान है उसके ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इसका जो है लोकेशन रेड सी के साथ शेयर होता है, नाइल रिवर है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और न्यूज़ में चीज़ें थी, जो कि जुबा पीस एग्रीमेंट आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से। तो जुबा पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्टेंस इंडिया ने भी दिया था, जिसमें आपको पीस के बारे में बात किया गया था सूडान का जो वहाँ पे, क्योंकि ये सिविल वॉर का सिचुएशन है, यहाँ पे दो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि खुद नहीं लड़ रहे हैं। तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए जुबा पीस एग्रीमेंट करवाया गया था। अब यहाँ पे तवीला है, ठीक है। अब ये प्लेसेस एंड न्यूज़ अगर पूछा जा सकता है कि तवीला आपका कहाँ पे, तो ये आपका सूडान में। आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताना कि सूडान का कैपिटल कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका गाजा को लेके। और ये जो है ये क्राइसिस ये भी बहुत लंबा समय से चल रहा है। अगर आप चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हो तो इसराइल का जो है वो आप देख रहे हो कि बहुत सारा जो क्राइसिस फलस्तीन को लेके हो, या फिर इजिप्ट के साथ प्रॉब्लम हो, या फिर आपको सीरिया के साथ प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसका जो हिस्ट्री क्या है। तो 6 डे वॉर से एसोसिएटेड है आपका गाजा का क्राइसिस हो, या फिर आपका फलस्तीन का इशू हो। ये 6 डे वॉर कब हुआ था आपका? 1967 में हुआ था। और जो वॉर ये कौन जीतता है आपका? इसराइल जीता है। और इसके साथ ही इसराइल क्या करता है, बहुत सारे एरिया जो है आसपास उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, कैप्चर करता है, जिसमें गाजा स्ट्रिप है आपका, गोलन हाइट है, सिनाई पेनिनसुला है। तो ये सब सारे जो है वो किसके कब्जे में आ जाते हैं? इसराइल के। और उसके बाद से ये अभी तक जो डिस्प्यूट वो खत्म नहीं हुआ है। बट एक दो तीन चीज और हैं जो कि पता होना चाहिए। हमस जो है वो आपको पूछा जाए कौन सा ग्रुप है, कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ये आपको यही गाजा से एसोसिएटेड है। क्योंकि कुछ साल पहले आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी में आया हुआ था कि जो हाउदीज हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यमन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपको जो भी ऐसे कोई न्यूज़ में होते हैं, वार लाइक सिचुएशन है, तो वहाँ पे या तो प्लेसेस या फिर कुछ ऐसे जो न्यूज़ में चीज़ें उनको याद रखना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिया का इसराइल के साथ जो है डिफेंस डील होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी काफ़ी लंबे समय से जो है इन सारी चीज़ों पे आपको डिस्कशन चल रहा है। तो इंडिया और इसराइल का किस तरह का आपका दोस्ती रहा है, रिलेशनशिप, क्योंकि आईआर में आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अगर आप देखोगे तो 1948 के आसपास आपको इसराइल का बनने का जो है वो इस बनने का प्रोसेस तो आपको 1920 में ही शुरुआत हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही। बट 1948 में जो है इसको एज ए कंट्री डिक्लेयर किया जाता। इंडिया ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री? तो इंडिया ने 1950 में किया था। और 1950 के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो डेवलप होता है वो आपको 1992 में होता है, तो काफ़ी लंबा समय आता लगता है। और उसके बाद 2017 में जो है पहले बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पे इसराइल विजिट करते हैं। तो उससे पहले आप देखोगे तो 1992 से पहले कोई भी इंडियन 2017 से पहले कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल विजिट नहीं किए होते हैं। तो 2017 के बाद जो है वो इसराइल के साथ जो हमारा रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी इंप्रूव होना शुरू हुआ है। अब जो इसराइल का इंडिया में क्या क्या किस तरह से हमारा किस तरह का रिलेशन है, तो सेवेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का ग्लोबली अगर देखा जाए इसराइल। इसके अलावा जो हमारा डिफेंस ऑलरेडी काफ़ी सारे डिफेंस डील हो चुके हैं, जिसमें हमने कौन कौन से मिसाइल इनसे खरीद रखा है। स्पाइस 2000, ठीक है, पाइथन, गिफन, ये सब नाम है। हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए कि पाइथन गिफन क्या है, तो ये आपका मिसाइल है, ठीक है। इसके अलावा 2017 में क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं तो उसके साथ एक जो है नई नई चीज़ें बन के आती है, जिसको हम लोग I2U2 बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया, इसराइल है, और यूएई और यूएसए है, जो कि मोर लाइक आपका क्वाड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इसको वेस्ट एशिया का या फिर एशिया का क्वाड बोला जाता है। तो इसमें 2017 में इसके बारे में जो है डिस्कशन हुआ था, बना था ये 2017 में।
और इसमें मेजर जो आपको डिस्कशन एरिया कौन कौन सा है आपका, मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है आपका ध्रुवा से। ये ध्रुवा पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड है आपका, ये ध्रुवा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है इसका फुल फॉर्म। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया किसके साथ, आपको आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी और इसरो के साथ मिलकर काम किया है। अब इसका जो मेजर काम क्या रहेगा कि आपको अगर देखोगे डिजिटल वर्ल्ड, अगर आप देखोगे डिजिटल चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको जो साइबर क्राइम वगैरह बढ़ती जा रही है, तो उसको सेव करने के लिए और उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए चीज़ों को ड्रूबा को लॉन्च किया गया है। और इसमें 10 डिजिट का कोड होंगे, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट ने किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है। और इसका फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखना है, बस ये दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, कल मैंने क्वेश्चन पूछा तो कल के क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गए, ठीक है। तो आज एक अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से कि फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर फॉर द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली अराइव फ्रॉम विच कंट्री। ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। थैंक यू सो मच।